जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस तक में आप सभी का स्वागत है। मणिपुर फिर से जल रहा है। 2 दिनों के लिए मणिपुर में इंटरनेट की सेवा बहाल की गई और मणिपुर की सच्चाई फिर से सामने आ गई। मैं वो सच्चाई भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन सवाल इस बात का है दोस्तों कि 2 बच्चों की जो वहां पे मौत हुई, जिस प्रकार से उनकी हत्या की गई, उससे कई सवाल खड़े होते हैं। कभी सोचिए, अगर ये आपके बच्चे होते तो क्या होता। सवाल इसलिए बहुत अहम दोस्तों क्योंकि दिल्ली में बैठी पार्टियां, जिनकी जिम्मेदारी है मणिपुर में शांति लाना, वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना में कैसे चुनाव जीतना है, इसके लिए लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ मणिपुर जल रहा है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं दोस्तों मणिपुर की, उसके बाद जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट मेजर मोहम्मद अली शाह सर, जिन्होंने असम राइफल में लंबा सर्व किया है, मणिपुर में 3 सालों तक वो रहे हैं, उनसे चीजों को समझते हैं कि आखिर क्या वजह है कि अभी तक मणिपुर का विवाद सुलझ नहीं पाया, और साथ ही साथ ये सब कुछ जो ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, ये किसके इशारे पे हो रहा है और सत्ता खामोश क्यों है। तो किस प्रकार से आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, देख सकते हैं आप। मैतेई समुदाय के लोगों को हथियार चलाने की कैसे ट्रेनिंग दी जा रही है, और बकायदा एक कह सकते हैं कि जिस प्रकार से आर्मी लेवल की ट्रेनिंग होती है, वैसी ट्रेनिंग इन लोगों को दी जा रही है। हथियार जब इनके देखेंगे आप तो आप हैरान रह जाएंगे। स्नाइपर राइफल, इंसास, MP4 राइफल्स, AK-47, AK-56, तमाम तरह के हथियार इन आतंकियों के पास मौजूद हैं। लेकिन कौन इन हथियारों को ला रहा है, और दिल्ली में बैठी सत्ता को क्या ये पता नहीं है कि क्या कुछ मणिपुर के अंदर हो रहा है। लेकिन सत्ता की खामोशी पर कई सवाल हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, एक तस्वीर और, ये तस्वीर को भी देख लीजिए। जिस प्रकार से आर्मी के स्पेशल फोर्सेस को ट्रेनिंग दी जाती है, वैसी ही ट्रेनिंग कुछ इस वक्त मणिपुर के अंदर दी जा रही है। ये क्या इशारा कर रहा है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो इसी को लेकर हमने मेजर मोहम्मद अली शाह सर, जो कि असम राइफल के ऑफिसर हैं, लंबा सर्व उन्होंने मणिपुर में किया है, उनसे बातचीत की है। चलिए क्या कुछ वो कहते हैं वो सुनते हैं। जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। जय हिंद राजेश जी, शुक्रिया मेरे को अपने शो पे बुलाने के लिए। भाई सर, दरअसल मणिपुर फिर सुर्खियों में है। कुछ दिन ऐसा लगा कि मणिपुर में शांति आ चुकी है, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये तूफान से पहले की खामोशी है। और जब वहां से इंटरनेट बैन हटा तो जो तस्वीरें आई वो बेचैन करने वाली थी सर। वहां पर खुलेआम कुकी मैतेई के अपने ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है हथियार चलाने की, युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है हथियार चलाने की। और जो तस्वीर सामने आई जहां पर एक टीनेजर, 2 टीनेजर बच्चों की हत्या कर दी जाती है अगवा करने के बाद, उसके बाद मणिपुर फिर जल उठा है सर। कुछ मेरे बड़े सवाल है सर, उनका जवाब मैं जानना चाहूंगा आपसे कि तमाम प्रयासों के बाद भी मणिपुर में शांति क्यों नहीं आ पा रही है सर। ओके राजेश जी, शुक्रिया सबसे पहले तो ये शो करने के लिए। और आपको पता है मेरा कंसर्न मणिपुर से और मेरे ताल्लुकात कितने गहरे हैं मणिपुर के साथ। तो मेरे को मेरा बहुत दिल रोता है, और मैं देख रहा हूँ कि कल भी राजेश जी, आप मेरे ख्याल से सबसे पहले आदमी ऐसे होंगे जिन्होंने रिपोर्ट किया मणिपुर में हो क्या रहा है कल। उसके बाद ही बाकी मीडिया चैनल्स ने पकड़ लिया उसके बाद से, मगर उससे पहले जो मीडिया चैनल ने, माफ कीजिएगा, वो रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म नहीं कर रहे हैं। विद ऑल रिस्पेक्ट मैं कह रहा हूँ, बहुत कम है जो रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म कर रहे हैं। वो देख रहे हैं पल्स, कहां पर क्या ट्रेंड कर रहा है, क्या टॉपिक है, उनको परवाह ही नहीं है कि बिल्कुल सर। और मैं इसमें आपको एक्सक्लूड करता हूं, आपकी मैं दाग देता हूं कि आपने जिम्मेदारी से एक एक्स फौजी आदमी होने के नाते आपने अपनी जिम्मेदारी समझी, और आपने अभी भी आप अपने निजी तौर पे ये कर रहे हैं, तो मैं इसकी दाग देता हूं। अच्छा, दूसरी बात है कि लोगों को समझ नहीं है वहां के बारे में। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं अभी एक बहुत ही वरिष्ठ पॉलिटिशियन से बात कर रहा था, अभी अभी मैंने 2 रात पहले की बात है, मैं उनके साथ में था, मैं शाम को। तो वो कहते हैं कि भाई मैं मणिपुर गया हूं, और वो मणिपुर के बारे में बहुत लंबी लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे, और मैं खामोशी से सुन रहा था, बस खामोशी से ऑब्जर्व कर रहा था। तो और वो कहते हैं कि चक्कर ये है ना मणिपुर का, और ये स्कॉलर है, माइंड यू, ये स्कॉलर है,
और ये बोलते हैं कि लोग मणिपुर के बारे में समझते नहीं है और बोलने लगते हैं, ऐसा वो उन्होंने बोला। फिर ओके। उन्होंने बोला कि पैंडेमिक से पहले वो ऑन ग्राउंड, वो अथॉरिटी है, वो तो गए हुए हैं मणिपुर। उन्होंने बोला कि मैं खुद मणिपुर गया था हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए। जी। अरे हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है नागालैंड के अंदर, मणिपुर में नहीं होता है। तो बिल्कुल सर। जो लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, माफ कीजिएगा बहुत लोग हैं, उनको समझ ही नहीं है खुद कि वो क्या बोल रहे हैं। अब आप समझ नहीं पाएंगे तो आप बोल नहीं पाएंगे उसके बारे में। अब आप देखिए जी। 5 महीने, मतलब कितने महीने हो गए हैं, मैं तो भूल भी गया। मतलब 3 मई से ये शुरू हुआ वायलेंस, मगर ये 3 मई से पहले इसके बीज बो दिए गए थे। कहीं ना कहीं ये अंडरकरंट्स थे इसके। और मैं 2005 में एज अ यंग कैप्टन राजेश जी मणिपुर में पहली मर्तबा उतरा था, मैं ऑन सर्विस, ऑन जी। ड्यूटी। उससे पहले मैं एज आर्मी ऑफिसर चाइल्ड सन वहां पे रह चुका हूँ मणिपुर में। मैंने क्या देखा अपनी आंखों से, मैं देखा कि जो मणिपुर के हालात थे, और मैं जम्मू कश्मीर से आया था बाय द वे, सर्विस करके जी। वहां पे बॉर्डर पे, ये उससे बदतर थे। मेरे को ओके। ये लगा, हाँ, जो वहां की इंसर्जेंसी थी, काउंटर इंसर्जेंसी थी वहां की, ये मणिपुर में ज्यादा थी जम्मू कश्मीर के मुकाबले। लेकिन हम अखबार में और न्यूज में हम जो समझ देखते हैं, हम उसी पे यकीन करते हैं। जैसे कि आपने बोला कुछ टाइम पहले, हमें लगा कि अब शांति आ गई है। वो बिल्कुल। इसलिए, मगर शांति नहीं आई थी राजेश जी। वो इसलिए लगा था क्योंकि रिपोर्टिंग बंद हो गई थी, इंटरनेट बंद था, तो वहां की खबरें नहीं आ पा रही थी। इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे शांति हो गई, वहां पे तनाव फिर भी था। अब कल हमने जब खबर देखी कि 2 बच्चे, बेचारे मासूम बच्चे 17 साल के, मेरा दिल रोता है उनके खानदान वालों पे क्या गुजरी होगी। बेकसूर, निर्दोष, बिल्कुल। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे, उनको क्या समझ होगी। इससे पहले भी, कुछ महीनों, शायद 1 महीने पहले, एक 7 साल का बच्चा, मैं समुदाय की बात नहीं करूंगा कौन से समुदाय के से कौन आया था, लेकिन मणिपुर में हुए थे ये घटना। 7 साल के बच्चे को जिंदा जला दिया जाता है उसकी माँ के साथ और उसकी आंटी के साथ। 17 साल के बच्चों को यहाँ पे मार दिया जाता है। भाई दिल रोता है वाकई में, कहां पे हम जा रहे हैं। ये इशू अब तक सॉल्व क्यों नहीं हुआ, क्या वजह है ये। अगर यही चीज, भगवान ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, अगर जम्मू कश्मीर में ऐसी कोई घटना घटी होती, अब तक आग लग चुकी होती राजेश जी। मणिपुर अपना देश है भाई, अपना अपना स्टेट है, अपने देश का हिस्सा है, अपने लोग हैं और बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत दिल के, बहुत ही साफ लोग हैं। चाहे माइते हो, चाहे कुकी हो, चाहे नागा हो। और वो इतनी मोहब्बती है ना राजेश जी, जब उनसे मिलते हैं इतनी मोहब्बत लगती है उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनकी वाइब्रेशन में, उनके आंखों में। लेकिन ना, और ट्रेनिंग कैंप जो आपने बात की, भाई ये ऐसे ट्रेनिंग कैंप, बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि जो तस्वीरें मैंने कल देखी उसमें साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है कि बच्चे जो हैं 13-14 साल के, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। बकायदा गोरिल्ला वॉरफेयर के लिए जो है ट्रेनिंग कैंप बनाए गए हैं, फायरिंग का अभ्यास कराया जा रहा है बकायदा। जिस प्रकार से आर्मी की हमारी और आपकी ट्रेनिंग हुई है उस प्रकार की ट्रेनिंग हो रही है। स्नाइपर राइफल, इंसास, AK-47, MP4 जैसे हथियार इनके पास मौजूद हैं। तो मुझे लगा कि ये सब कुछ हो रहा है और क्या सरकार को पता नहीं है? और अगर पता है तो फिर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? किस चीज का इंतजार किया जा रहा है सर? ये राजेश जी, ये जिस टाइम पे मैं वहां पे था डिप्लॉयड, उस टाइम मैं असम राइफल्स के साथ था, उसके बाद एडीसी करने के बाद कोर कमांडर साहब का, ये तब भी होता था। ऐसा नहीं है कि अभी कोई नई डेवलपमेंट हुई है। और मैं तब से कह रहा हूं, और ये मैं तब से कह रहा हूं, जो अंडरग्राउंड कैंप्स हैं इन पे रोक टोक होनी चाहिए। अंडरग्राउंड कैंप्स, जितने भी गैर कानूनी कैंप्स हैं वहां पे, जिनको भारत की सरकार रिकग्नाइज नहीं करती है, तभी मैंने कहा, जैसे कि जम्मू कश्मीर में जैश ए मोहम्मद है, लश्कर ए तोयबा है, इस तरीके के जो आतंकवादी उग्रवादी संगठन हैं, वैसे ही मणिपुर में है। लेकिन फर्क केवल ये है कि जम्मू कश्मीर के आतंकवादी हैं ये, और उग्रवादी हैं ये, इंसर्जेंट्स हैं ये। मेरे टाइम पे बच्चों पे, महिलाओं पे, बुजुर्गों पे वार नहीं करते थे, उनको नुकसान नहीं पहुंचाया करते थे। ये तो मैंने अभी चंद 1-1.5-2 साल पहले जब मैंने देखा, कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी वाइफ, उनकी फैमिली, उनके बच्चे के साथ एम्बुश हो गया था, पीएलए ने एम्बुश किया था, तो मेरा दिल रोया। पीएलए पीपल लिबरेशन आर्मी मणिपुर की, नॉट चाइना। कई लोगों को इतनी समझ नहीं है, तो वो कहीं वो चाइना समझ लेते हैं, तो वो वहां से अपनी हवा में तीर मारने लगते हैं। तो इसको तभी वो पीएलए ने एम्बुश किया था। और वो उनका ये कहना था कि उनको मालूम नहीं था कि फैमिली साथ में सफर कर रही है, नहीं तो वो अटैक नहीं करते। कई मरतबा ऐसा भी हुआ है राजेश जी
कि एम्बुश प्लान है। अब आप एक कॉन्वॉय मिलिट्री की गुजर रही है, जब उनको खबर मिलती है कि इसमें फैमिली है तो वो जाए देते हैं खामोश से, वो अटैक नहीं करते हैं। जो स्कूल बस थी, जो एम्बुलेंस थी, उनपे बिना प्रोटेक्शन पार्टी के, बिना हथियार के, हाईली इंसर्जेंसी प्रोन इलाके से वो गुजरती थी, कोई उनको छूता नहीं था। अब आप देखिए बच्चों के साथ ये व्यवहार हो रहा है, बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है जो कि इंसर्जेंट्स ना भी हो। अरे इंसर्जेंट क्या होता है? जो हथियार लेकर आया वो हमारे लिए, हम कैसे आइडेंटिफाई कर लें कि आप उग्रवादी हो कि नहीं हो? जो हथियार लेकर आया वो उग्रवादी हुआ। खून बहा दिया सर, मेरे लिए तो वो उग्रवादी है। मेरे एक भी भारतीय का खून अगर बहा तो वो उग्रवादी है। मुझे लगता है कि फिर वो जम्मू कश्मीर का हो, पंजाब का हो, या फिर छत्तीसगढ़ का नक्सली हो, या फिर नागालैंड का हो, मणिपुर का हो, एक्शन एक ही होना चाहिए सबके लिए सर। आपने बिल्कुल दुरुस्त बात करी है और आपने सही फरमाया। देखिए मेरा ऐसा मानना था तब भी जब मैं वहां पे ऑपरेट करा था, अब मैं सिविल सर्विस में नहीं हूं, कि देखिए किसी भी निर्दोष को फालतू में छिड़ा ना जाए और किसी भी गुनहगार को, दोषी को छोड़ा ना जाए। बिल्कुल। तो ये फिलॉसफी लेकर हम जब बिल्कुल, और मैं बताऊं फौज और सबसे जो हमारी फोर्सेस हैं, असम राइफल्स आर्मी, बिल्कुल निष्पक्ष ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल निडर होकर काम करती हैं। हम हम बचाएंगे किसको? जो विक्टिम है। ये नहीं कि ये उस समुदाय का है। फौज देखती नहीं है कि कौन माइते है, कौन कुकी है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है। फौज अपना काम करती है और फौज को अपना काम बखूबी आता है, अच्छे से आता है। अब बात ऐसी है कि बाहर के लोग, जैसे कि नेता लोग की मैं बात करता हूं, मैं पार्टी कोई नहीं कह रहा, मैं ऑपोजिशन लीडर मैं नहीं, मैं नेता लोग की बात करता हूं। नेता लोग जाते हैं मणिपुर, 3 दिन के दौरे पे जाएंगे, हवा से उड़ के जाएंगे, यहां से वहां हेलीकॉप्टर में घूमेंगे, रिलीफ कैंप जाएंगे, फोटो ऑप्स कराएंगे, और फिर मणिपुर के बारे में सब जान गए आप। अरे आप 3 दिन गए, आप मणिपुर के बारे में आप सब जान गए और बड़ा मुंह फाड़ेंगे। मैं मणिपुर होके आया हूं और आपको ये मालूम नहीं है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में होता है कि मणिपुर में होता है। आपको एबीसीडी नहीं मालूम मणिपुर के बारे में, एम नहीं मालूम मणिपुर के बारे में, और आप मुंह खोल रहे हो अपनी। तो ये जो दशा जो हुई है, मैं कहूंगा मेरे स्टेट की, मैं क्योंकि मणिपुर को मैं इतना ज्यादा जल्द नहीं जानता हूं, इतना जानता जरूर हूं कि अपने होम टाउन से ज्यादा मैं मणिपुर को जानता हूं। अपने होम टाउन से ज्यादा मेरे मित्र मणिपुर से हैं। जो मेजर मोहम्मद अली शाह सर, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कारण है कि फसपा जिसे हटा लिया गया था उसे वापस लागू नहीं किया जा रहा है। क्या कारण है कि आर्मी को वो फुल पावर नहीं दी जा रही है। और मुझे नहीं लगता कि हालात इतने आउट ऑफ कंट्रोल है कि आर्मी असम राइफल मिलकर कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन दे नीड पावर्स। उनको परमिशन की जरूरत है जी सर। बिल्कुल। बिल्कुल देखिए, अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी बहुत जरूरी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी होनी बहुत जरूरी है। आपने, हमने सर्विस करी है फौज में, हमें बंदूक तो दे दी है आप, उसमें आप गोलियां नहीं देंगे, क्या मतलब? दूसरी बात, आपको याद होगा एक टाइम पे ऑर्डर ऐसे भी आए थे, मैं तब 2003 की बात कर रहा हूँ, सीज फायर से पहले, कि उग्रवादी पहले आप पे फायर खोलेगा, पहले उग्रवादी खोलेगा फायर, फिर आप खोलोगे। अरे मैंने कहा उग्रवादी पहले मेरे पे फायर खोलेगा, मैं जिंदा रहूंगा तभी मैं फायर खोल पाऊंगा ना यार, मैं कैसे फायर खोल दूंगा? तो उसके बाद इसमें अमेंडमेंट आई, तब्दीलियां आई, चेंजेस आए। आप देखिए, अगर स्टेट गवर्नमेंट को देना चाहिए एक रिक्विजिशन सेंटर को, कि हमें आर्मी चाहिए एज ए टू सिविल अथॉरिटी। जब आर्मी आएगी, अंदर उतरेगी मैदान में एज ए टू सिविल अथॉरिटी, तो उसमें मैजिस्ट्रेट होंगे, गाइड्स होंगे, मैप्स होंगे, पता होगा एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां पर है। जैसे कि फर्ज करिए एक मॉब आ गया, एक मॉब, एक बहुत भीड़ आ गई हजारों की तादाद पे, जो कि आते हैं नॉर्थ ईस्ट में। अब उन हजारों की तादाद में मैं घिर गया, कैसे उनको डिस्पर्स करना है? क्या मैं पुलिस का इंतजार करूंगा? नहीं। क्या मैं उन पर फायर खोलूंगा? मेरे लोग हैं भाई, अपने देश के लोग हैं, अपने मुल्क के लोग हैं। क्या मैं हवा में फायर खोलूंगा? क्या करूंगा मैं? तो इसका एक प्रोसीजर है, ए टू सिविल अथॉरिटी। तो पहले लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट होगा, आप पीछे हटे हो नहीं तो हमें मजबूरन गोली मारनी पड़ेगी। फिर एज एन ऑफिसर मैं गोली फायर नहीं करूंगा, मैं ऑर्डर करूंगा अपने जवानों को कि सेक्शन कमांडर साहब, आगे लाल शर्ट में जो आदमी दिख रहा है उसके घुटने के नीचे एक गोली फायर कर। इस तरीके से एक प्रॉपर तरतीब, एक प्रोसीजर होता है जो हमको फौज में सिखाया जाता है। मगर जब आप वो पावर ही नहीं देंगे, आप वो रिक्विजिशन ही नहीं लाएंगे फौज को, फौज बेचारी कितना क्या कर लेगी? वो अनबायस्ड, और ये वही फौज है जो बेचारी अपने सेल्फलेसली, अपने परिवार से दूर दराज इलाके में, जंगलों में
अपने जान की परवाह ना करके, अपनी जान की बाजी लगाकर वहां पे खड़े हो जाते हैं लोगों की रक्षा करने के लिए। और बाद में क्या मिलता है? इल्जाम लगता है भाई अपने ही लोगों पे, फौज पे, कि भाई ये लोग पक्ष ले रहे हैं। कोई फौजी कोई किसी का पक्ष नहीं रखेगा। फौज अपना काम अच्छे से जानती है। बस एक आखिरी सवाल मेजर मोहम्मद अली शाह सर, क्योंकि हम दोनों सर्व कर चुके हैं, अब रिटायर हो चुके हैं, सिविलियन की जिंदगी भी हम जी रहे हैं। कैसा लगता है आपको कि जब देश का एक राज्य जल रहा हो, वहां पे लोगों की मौत हो रही हो, बच्चों को मारा जा रहा हो, हथियार खुलेआम चलाए जा रहे हो, और दूसरी तरफ हमारे नेता, बड़े बड़े नेता जो हैं, वो राज्य दर राज्य, स्टेट दर स्टेट अपने इलेक्शन जीतने में लगे हुए हैं। आपका बड़ा अच्छा सवाल है राजेश जी। देखिए, एक सिंपल साधारण मणिपुर का इंसान जब मैं बोलूंगा, मेरा मतलब ये नहीं है कि केवल माइते या कुकी या नागा से, मेरा मतलब है सारे, चाहे सनामाई हो, चाहे पंगाल हो, माइते में से चाहे माइते क्रिश्चियन हो, चाहे माइते हिंदू हो, चाहे कुकी में से थड़ाओ स्पिंग कुकीज हो, हॉकिप्स, खोंगसाई, किपगिन्स, चाहे कुकीज हो ट्राइब से हो, वाईफाई ट्राइब से, चाहे पाइते हो, जगह साउथेज, वॉल्टेज, गुइतेज, या मार्स हो, चाहे मीजोस हो, चाहे गांगते हो, कोई भी हो, चाहे नागा हो, अगाओ, अंगामी, चांग, चांगयांग, सेमा, लोथा, कोन्याक, रेंगमा, जितने भी ट्राइब्स हैं वहां पे, जितने भी कम्युनिटीज हैं, चाहे कोई भी हो, वहां पे जब वो लड़ते हैं, मेरा दिल रोता है राजेश जी। क्योंकि मेरे को मोहब्बत है इन लोगों से, इन लोगों ने मेरे को इतनी मोहब्बत दी है वहां पे। और अल्टीमेटली वो क्या, साधारण आदमी क्या चाहता है? वो चाहता है शांति। वो चाहता है कि वो रात को सोए, निडर होके सोए, बिंदास होके सोए। लेकिन जब सिचुएशन ऐसी डेवलप होएगी, जो एक तरीके से, मैं बताऊं आपको, मैं दिल रोता है भाई राजेश जी। चाहे मिजोरम के साइलोज हो, चाहे चकमास हो, चाहे अरुणाचल के अपतामी हो, चाहे शिलोंग के गारो, खासी, जयंतियास हो, चाहे जितने भी हो, चाहे त्रिपुरा के देव बर्मन हो, चाहे सेवन सिस्टर्स है ना, और वन ब्रदर सिक्किम, चाहे जितने भी नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया है, वो हमारा मुल्क है भाई। उनके लोगों को लगना चाहिए कि हम भी उनके सगे हैं, सौतेले नहीं है। और ये लेकिन कैसे हम तो जश्न मना रहे हैं ना, हम तो इलेक्शन में बिजी हैं। हमें तो अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतना है, राजस्थान में जीतना है, मध्य प्रदेश में जीतना है, हमें तेलंगाना में चुनाव जीतना है। मुझे नहीं लगता कि दिल्ली की पॉलिटिकल पार्टियां मणिपुर को इतनी गंभीरता से ले रही हैं। आपकी बात सही है बिल्कुल। बात ये है ना कि देखिए, एक जंग जब होती है, एक जंग के बाद एक माँ इंतजार करती है अपने बेटे का, एक पिता वेट करता है अपने बेटे का, एक दोस्त वेट करता है अपने दोस्त का, भाई वेट करता है अपने भाई का, एक बहन वेट करती है अपने भाई का। आखिर तौर में जो राजनीति में जो नेता लोग हैं, वो लोग हाथ मिलाते हैं और गले भी मिलाते हैं और साथ में चाय भी पियेंगे और साथ में गुफ्तगू भी करेंगे। नुकसान किसका होएगा? मैं फौजी की बात नहीं कर रहा हूं, नुकसान होगा एक आम इंसान का। तो आम इंसान को भी ये थोड़ा समझने की अकल होनी चाहिए, ये सूझबूझ होना चाहिए कि नहीं, देखिए, खून खराबे से खून खराबा और फैलेगा। एंड आई फॉर एन आई विल मेक द नेशन गो ब्लाइंड। कि बदला, खून का बदला खून हमेशा नहीं होता है। मैं जानता हूं बहुत ठेस पहुंचती है, बहुत चोट लगती है, और बोलना बहुत आसान है, मैं मानता हूं ये बात। लेकिन जब तक हम खुद स्वयं उसको नहीं समझेंगे, समाज भी तब तक नहीं बदलेगा जब तक हम खुद अपने आप को ना बदल लें। तो ये संदेश लोगों तक पहुंचाना बहुत अच्छी बात है और बहुत जरूरी भी है। और मैं आपकी दाद देता हूं कि आप अपने YouTube चैनल के जरिए इतना अच्छा नेक काम कर रहे हैं। आप लोगों तक ये शांति का संदेश पहुंचा रहे हैं राजेश जी। ठीक है सर, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना समय दिया और विस्तार से तमाम चीजों को, पहलुओं को समझाया है, मुझे भी और मेरे दर्शकों को भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद, थैंक यू। जय हिंद राजेश जी।